Hello everyone, welcome back. So, we are going through the topic methods of structural analysis. और इसके अंदर में हमने कल इस पूरे टॉपिक को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ओके। सो इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने कल फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लिया था। और फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने आपको बोला था याद करके आने को, क्योंकि इसका यूज़ पड़ेगा एमडीएम और एसडीएम दोनों में, ठीक है। तो आई होप आपने याद किया होगा। नहीं भी याद किया है तो आओ मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं, याद करा दूं, तरीका बताऊं कैसे याद करना है। देखो, ये टोटल 8 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फेवरेट है, ओके, एग्जाम्स में पूछे जाने वाला। तो देखो, सबसे पहले क्या है, और ये हम किसका याद करेंगे? फिक्स्ड एंड मोमेंट याद करेंगे हम फिक्स्ड बीम का, मतलब दोनों साइड बीम फिक्स सपोर्ट से है, तो हम उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट याद कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है? जब आप इस बीम पे कुछ लोड लगाओगे ना, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा ना ऐसा, तो मतलब यहाँ पे कुछ मोमेंट जनरेट होगा, होगा ना। देखो, हम क्या बोलते थे, ये फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है 1 2 और 1 3, ये तीनों मोमेंट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इस जॉइंट पे ये मेंबर था, फिर जॉइंट, ये फिक्स सपोर्ट को हटा दें तो ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाना होगा हमें, है ना, ऐसे, ओके। तो ये मोमेंट जनरेट होता है, नहीं जनरेट होता तो यहाँ का चीज़ ये ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे ऐसे पूरा, पर ऐसे रोटेशन होता नहीं है। होता कैसे है? यहाँ से स्ट्रेट होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है ना ऐसा, ठीक है। फील कर पा रहे हो कैसा होगा? अगर आपका फिक्स सपोर्ट है और इस पे आपने लोड लगाया, तो ये ऐसे थोड़ी ना रोटेट करेगा, बेंड करेगा। इसकी बेंडिंग ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। इसको फील करना है तो कांटी जो लगा होता है दीवार में, आप कांटे को ठोक देते हो, उसके बाद उस पर उसको बेंड करने की कोशिश करो। देखो, जहाँ से ठुका हुआ है ना, वहाँ से नहीं बेंड होगा, ऐसे होगा, होता है ना, कील जो काटी होता है। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो मोमेंट जनरेट होता है ना यहाँ पे, इसी को कहते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, ओके। अब उसका वैल्यूज़ याद करना है, तो देखो कैसे कैसे। जब आप पॉइंट लोड लगा दोगे, फर्स्ट जो सबसे मोस्ट दो इम्पॉर्टेंट, चलो 3 पहले कर लेते हैं, टोटल 8 है ना इस लेक्चर में, मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे आपको याद करा दूंगा। अभी 3 चीज़ें याद करेंगे। क्या कर रहे हैं? देखो, पहला, जब सेंटर पे लोड लगा हुआ है, फिक्स्ड एंड मोमेंट जब सेंटर पे लोड लगा हुआ है बीचों बीच, तो सिंपल है PL/8 और PL/8, ओके। PL/8 और PL/8, ओके। चलो, दोनों का साइन क्या होगा? ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए, अगला केस फर्स्ट याद हो गया, PL/8 कब? जब लोड सेंटर पे लगा है, ओके। सेकंड केस, जब यही लोड ऐसे ना लगे, UDL लगा हुआ है, पूरे में लगा हुआ है, पूरा बीम में लगा हुआ है, फिक्स्ड बीम है ये, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे मोमेंट? WL²/12, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे ये रहेगा, तो सेंटर पे जो आएगा वो आएगा WL²/24। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें ज़्यादा चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो WL²/12 दोनों तरफ रहेगा, और इसी का डबल है ना ये 24, ओके। चलिए, तीसरा केस। तीसरा चीज़ जो आपको याद रखना है कि अगर फिक्स्ड बीम है और किसी डिस्टेंस डिस्टेंस पे एक फोर्स लगा हुआ है, पॉइंट लोड, तो इधर कितना आएगा, तो इधर कितना, और ये B है, और ये टोटल क्या होगा? A+B बोलो या L बोलो, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, L=A+B है, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको? देखो, इस साइड लिखना है तो लोड लिखो, गुना ऑपोजिट साइड 2 बार, मतलब B², मतलब B इंटू बी लिखूँ 2 बार, इंटू A डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। ये हो गया PB², PB² इंटू A/L², ठीक है। तो हमने ये याद कर लिया। और ये देखो, जब P है इस साइड लिखना है तो क्या करेंगे? P इंटू ऑपोजिट साइड 2 बार, P इंटू A², है ना। इधर से इधर का A लिखना है, तो देखो ऑपोजिट साइड का 2 स्क्वायर, B/L², ठीक है। तो ये याद कर लिया हमने, ओके। हमने ये याद कर लिया और हमने ये याद कर लिया, 3 चीज़ें हमने याद कर ली,
ठीक है, ये तीनों। अब इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर पर रिकॉल कराऊंगा, आपको याद कर रिपीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है याद करने का, रिपीटेशन ही एक तरीका है, ठीक है। तो देखिए PL/8 तो इधर था, PL/12 और ये वाला ये, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से ये 5 और है जो कि आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। देखो, तो चलो फिफ्थ वाला पॉइंट तो हमारा हो गया, फिक्स्ड एंड मोमेंट भी हमने बहुत हद तक कर लिया। आज का मेन टॉपिक जो है वो MDM है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या आ जाए इस पे अब? चलो, ये देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये क्या है एक्चुअली में पहले ये समझना। देखो, हम लोग जो चैप्टर का फ्लो रखे हैं अभी तक, उसमें डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट पढ़ लिए, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने देखा कि FFC DSE, और इसके अंदर मेथड्स का नाम याद रखने के लिए SKSM था, S फॉर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, कानीज मेथड, और ये दोनों जो था वो SDM और MDM था ना। SDM और MDM मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखो कि जो हमारा टॉपिक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही तो है, तो ये ऑब्वियसली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला एनालिसिस है, ठीक है। चलो, जो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा मेथड पे बेस्ड है। तो देखो, स्टिफनेस बेस्ड है, रहेगा भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला है, और डिस्प्लेसमेंट का एक नाम क्या था? स्टिफनेस था। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि कुछ याद रहे चाहे ना, इस चैप्टर में आपको ये FFC DSE और SKSM याद रहना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, और फोर्स मेथड के लिए ये। इनके अलावा जितने भी मेथड हैं वो सारे फोर्स मेथड में आएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझते हैं। देखो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेसिकली क्या है ना, कि इसमें हम करते क्या है, जैसे मान लो अपना एक ये स्ट्रक्चर है, यहाँ फिक्स सपोर्ट है, यहाँ हिंज है, यहाँ फिक्स है, यहाँ हिंज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब क्या किए कि यहाँ पे जब आप इसको ऐसे लोड दोगे ना, मोमेंट दोगे ना, एक मोमेंट दिए ट्विस्ट कराने का लिए, एक मोमेंट दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इस मोमेंट का कुछ हिस्से को ये वाला पार्ट रेजिस्ट कर लेगा, कुछ ये वाला पार्ट रेजिस्ट करेगा, कुछ ये वाला पार्ट रेजिस्ट करेगा, कुछ ये वाला पार्ट रेजिस्ट करेगा, ठीक बात है। इस मोमेंट को रेजिस्ट यही चारों मिलकर तो करेंगे। तो वो कितना हिस्सा इस मोमेंट का ये वाला पार्ट रेजिस्ट करेगा वो हमें पता होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा, सोचो खुद ही। वो डिपेंड करेगा कि इधर सपोर्ट किस तरीके का है और इस मेंबर का अपना ताकत कितना है। मतलब अब ताकत को हम स्टिफनेस बोलेंगे आज से इस मेथड में, ठीक है। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस बेसिकली होता क्या है कि एक यूनिट के बोलते हैं स्टिफनेस को, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो मोमेंट से क्या आता है? बेंडिंग मोमेंट आता है, मतलब रोटेशन आता है, ठीक है, रोटेशन आता है। तो देखो, इसका स्टिफनेस का बात कर रहे हैं, स्टिफनेस रोटेशन में, तो स्टिफनेस इज इक्वल टू मोमेंट बाई थीटा। एक यूनिट थीटा लाने के लिए, मतलब एक यूनिट रोटेशन लाने के लिए कितना मोमेंट का ज़रूरत पड़ता है हमें, ठीक है। तो सोचो, जिसका ज़्यादा स्टिफनेस रहेगा, जो ज़्यादा स्टिफ रहेगा, उसको वो ज़्यादा मोमेंट बियर कर रहा है, मतलब एक यूनिट डिफ्लेक्शन होने से पहले पहले, है ना। तो क्या बात हो गया कि जिसका स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा, जिसका स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा मोमेंट को बियर करेगा, ठीक बात है। चलिए देखो, यहाँ से ये जो अपना M यहाँ लगा था, ये एक स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ और इस मेंबर का स्ट्रेंथ बराबर है, सपोर्ट सिस्टम भी बराबर है, दोनों में ही फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो जब लोड लगेगा तो इसका आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए, लेकिन अगर हमने इस मेंबर को अब हाफ कर दिया तो अब इसका ताकत आधा हो गया इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसका हाफ हो गया ना ताकत अब। तो अब क्या होगा, अब अगर ये वाला चीज़ इस तरीके से रोटेट होती है कि ये 20 डिग्री रोटेट होता है, तो ये वाला ऐसा रोटेट होगा कि ये सिर्फ 10 डिग्री ही रोटेट होगा ना, क्योंकि ये डबल स्ट्रॉन्ग हो गया ना। चलिए, यही है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना।
अब ये तो बेसिक चीज समझ में आया, अब इसका न्यूएंसेस में जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो स्टिफनेस मेथड है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ये देखो क्या लिखा है, जब आप ये जो हमारा ये चीज़ था, ये देखो, अच्छा रुको, पहले इसको समझाने से पहले तुम एक बेसिक बात समझो जो कि शायद नहीं पता होगी, कंफ्यूजन होता होगा उसमें। देखो ये जो हमारा मेंबर है, इस पे हमने ऐसे मोमेंट जब लगाया तो ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा यही नहीं समझ में आता है ना, कि ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, कैसे डिफ्लेक्ट करेगा ये पता ही नहीं चलता है। तो आज वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को समझ लेना। देखो एक होता है एक्सटर्नल मोमेंट जो ये हमने दिया है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक होता है रेजिस्टिंग मोमेंट जो ये स्ट्रक्चर अपने अंदर जनरेट करेगा उसको काउंटर करने के लिए, ठीक बात है, ठीक है। तो देखो मैं इस जॉइंट को यहाँ अगर इतना एरिया को कट करूं और इसका एफबीडी बनाऊं तो देखो ये बना, इस पे एक एक्सटर्नल मोमेंट लगा हुआ है जो इस स्ट्रक्चर को क्या करना चाह रहा होगा, क्या करना चाह रहा होगा, इस चीज को मोमेंट ऐसे लगा के घुमा रहे हो तो इसको ऐसे बनाना चाह रहा है ना, ये देखो ऐसे करना चाह रहा है ना, इसको करना चाह रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस वाले चीज को ये ऐसे करना चाह रहा है, इस वाले साइड को ये ऐसे करना चाह रहा है, ठीक है ना, ऐसे। ओके समझ में आ गया, तो यही तो रोटेशन है। और ये चीज ऐसे ना हो जाए इसके लिए इधर से एक इंटरनल मोमेंट लगा के इसको वापस ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल मोमेंट कॉज करता है रोटेशन या एक्सटर्नल मोमेंट, ऑब्वियसली एक्सटर्नल मोमेंट, क्योंकि इंटरनल मोमेंट तो रेजिस्ट करता है ना उसको बस। तो देखो ये जो मोमेंट था हमारा, इसको रेजिस्ट ये दोनों मोमेंट मिलकर कर रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इधर का जो मेंबर है इसको मैं बनाऊं तो इस सेक्शन से कट करके बनाया हुआ है चीज़ को, तो इस सेक्शन को भी इक्विलिब्रियम में रहना है। तो देखो ऐसे अगर यहाँ लग गया इस सेक्शन पे तो एक ऐसे होना चाहिए, तो इस सेक्शन पे देखो इस मेंबर के लिए ऐसा मोमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल मोमेंट है, ये रोटेशन नहीं कॉज करेगा, ये रोटेशन को बचाएगा, है ना। रोटेशन को कॉज कौन करेगा, तो ये वाला मोमेंट। अब ये वाला मोमेंट का देखो टेंडेंसी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेंबर का सेंटर लाइन बना दिया। अब इस सेंटर लाइन को देखो, ये अगर ऐसे से ऐसे होता है तो ये पूरा चीज को ये टेंडेंसी क्या है, ये वाले को ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे, ये वाला लाइन को ऐसे कर दिया ना इसने, रोटेट करा के, है ना। ये रोटेट जैसे ही हुआ ये ऐसे रोटेट हुआ तो ये लाइन जो अभी ऐसे थी वो ऐसे हो गई, है ना। तो देखिए ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो यही थीटा तो है रोटेशन, ठीक है, वेरी गुड। और ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, जब ये चीज़ ऐसे था, अब ये ऐसे जब हुआ तो जो लाइन ऐसे सीधा था वो लाइन ऐसे हो गया, मतलब ये जो लाइन ऐसे था वो लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो है थीटा, ठीक है, थीटा। अब देखो कैसे डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे देखो क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ से तो भैया आपका कुछ भी ये यहाँ पे तो ऐसे सीधा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी सीधा रहेगा, ओके। यहाँ से आपका इस तरफ हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसे क्यों किए, क्योंकि आपका ये चीज़ इधर जा रहा था ना, इधर इधर थोड़ी जा रहा था जब ये रोटेट हो रहा है तो, है ना, इसीलिए किया ऐसा। और यहाँ से ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ना, ऐसे जाएगा, ओके। इधर कैसा होगा, इधर भी आपका ऐसा होगा, ओके, ठीक है। थीटा कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए पहले जिसका सेंटर लाइन ऐसे था वो अब ऐसे हो गया इस जगह पे टेंजेंट, है ना। तो ये वाला जो एंगल है यही तो थीटा है इस पॉइंट के रोटेशन का, है ना, इतना थीटा से रोटेट हो गया ये पॉइंट, ओके। इधर कैसे निकालेंगे, तो इधर भी भैया आप ये देखिए
ये आपका टेंजेंट है, इतना थीटा रोटेट हुआ है, ठीक है, ये थीटा 2, थीटा 1, ठीक बात है। तो ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप बना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सटर्नल मोमेंट था आपका और ये एक इंटरनल मोमेंट था, तो एक्सटर्नल मोमेंट क्या करवाएगा आपको, डिफॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन। इंटरनल मोमेंट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, है ना, रेजिस्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक्सटर्नल मोमेंट के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये बात समझ लिए। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अब कितना अमाउंट से ये मेंबर डिस्प्लेस होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा इस मेंबर का स्टिफनेस पे। जितना ज़्यादा मेंबर स्टिफ रहेगा उतना कम थीटा आएगा। देखो के इक्वल टू एम बाई थीटा पढ़ा ना हमने, के ज़्यादा मतलब थीटा कम होना चाहिए, है ना, ठीक बात है। तो स्टिफ ज़्यादा मेंबर है तो ये है, ओके चलो। और किस तरीके का सपोर्ट लगा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो इस मेंबर का स्टिफनेस पे और इस सपोर्ट का कंडीशन पे, जैसे ये फिक्स ना होके ऐसे रहता तो डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाता ना, थीटा ज़्यादा आ जाता थीटा, क्योंकि इसका सपोर्ट सिस्टम गलत हो, अलग हो गया, फिक्स सपोर्ट के जगह पे हिंज हो गया, है ना, ठीक है। ये सारी बातें अगर डाइजेस्ट कर पाते हो तो फिर आगे बढ़ेंगे अब एक एक करके स्टिफनेस में। अभी हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। देखो चलो आ जाओ। ये जो हमने डिस्कस किया ना कि मेंबर पे डिपेंड करेगा कि ये जो आपका ये मोमेंट आया ना, ये मोमेंट का कितना पार्ट ये वाला रेजिस्ट करता है और कितना ये रेजिस्ट करता है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं स्टिफनेस। तो देखो जो हमारा एमडीएम था, इस एमडीएम को देने वाला था हार्डी क्रॉस। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एक जेई में, याद रख लेना हार्डी क्रॉस, क्योंकि नाम डाल के वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कॉलम का थ्योरी किसने दिया था, आयलर ने दिया था ना, आयलर ने। ऐसे बहुत सारा थ्योरीज है, सबका नाम आपको याद रखना होगा। तो एमडीएम किसने दिया, हार्डी क्रॉस ने। एमडीएम जो है वो क्या है, स्टिफनेस बेस्ड मेथड है। आगे बढ़े तो देखो ये किस कब यूज होता है, तो देखो ये याद रखना, रिजिड फ्रेम्स, ये ध्यान रखना, जब भी रिजिड फ्रेम रहेगा तो हम एमडीएम को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये एक स्टिफनेस मेथड है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ मोमेंट एट अ जॉइंट इज जीरो इक्विलिब्रियम में। मतलब जब आपका स्ट्रक्चर ऐसे है ना ये, तो देखो जब इस पर मोमेंट लगा तो पहले ये स्ट्रक्चर कुछ इतना डिफ्लेक्ट हुआ होगा, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से काउंटरैक्ट नहीं हो पाया ये मोमेंट, तो थोड़ा और डिफ्लेक्ट होगा। ये तब तक डिफ्लेक्ट होते रहेगा जब तक कि ये फिर से इक्विलिब्रियम अवस्था में ना आ जाए। और उसी कंडीशन के स्टडी को, थीटा वगैरह को स्टडी करेंगे और निकाल लेंगे हम सारा, इसका एनालिसिस कर लेंगे टोटल। तो यही तरीका है आपका एमडीएम का, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में ही आता है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये कि जब हम यहाँ से मोमेंट लगाए ना, मोमेंट, तो इसका कितना पार्ट, मतलब यहाँ पे कितना डेवलप होगा मोमेंट, ये तो हमें पता है ना, हमने अभी देखा ना, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट इसलिए याद किया ना इतना सारा, कि दोनों साइड फिक्स है। यहाँ पे पी तो क्या था, पी एल बाई 8 था, इसके लिए ये था, इसके लिए ये था, और बाकी ये याद नहीं किए थे अभी, तो याद करा जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें पता होना चाहिए। फिर सबका स्टिफनेस निकालो, सारे मेंबर्स का स्टिफनेस निकालो। ये स्टिफनेस कितना होता है वो अभी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चीज स्टार्ट हो गया अभी, स्टिफनेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो हम धीरे धीरे याद करेंगे, 3 याद कर लिया है। सेकंड क्या है, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है, देखो स्टिफनेस का बेसिक डेफिनेशन यहाँ लिखा है, इसको मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से रीडिंग करना, ठीक है। स्टिफनेस बेसिकली एम बाई थीटा, हम लोग फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस स्टिफनेस का बात कर रहे हैं। ये एक यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट वो देना पड़ेगा उस मेंबर को, ठीक है। तो देखो हमें याद रखना होगा अब कि जब भी स्टिफनेस की बात करी जाए और आपका एक ये एंड फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसका स्टिफनेस होगा 4EI/L फॉर फिक्स्ड एंड, ठीक है। अगर हिंज होता है तो यहाँ पे होगा 3EI/L। ये दो चीज़ आपको याद रख लेना आज से, ठीक है। क्या याद रखना है, देखो जब इस तरीके का दिया है, ऐसे बना हुआ है, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड है, तो क्या है 4EI/L, ओके।
जब आपका हिंज्ड है, फार एंड इज हिंज्ड, यहाँ पे मोमेंट वगैरह लग रहा है, ठीक है, और दूसरा एंड हिंज्ड है, तो इसका स्टिफनेस आएगा 3EI/L, ठीक है। अब देखो स्टिफनेस इसका कम है ना, तो जब स्टिफनेस इसका कम है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसका रोटेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने अभी देखा भी तो था कि अगर हिंज हिंज है तो ऐसे रोटेट हो जाता था, फिक्स्ड है तो कम रोटेशन होता था, ऐसे होता था ना, ठीक है। तो अभी क्या याद रखना है फर्स्ट केस में स्टिफनेस में, कि भैया स्टिफनेस में 4EI/L है ना, और 3EI/L, हिंज के लिए 3EI/L, फिक्स के लिए 4EI/L। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछूं कि अगर कोई एक ऐसा जॉइंट है जिस पे ये फिक्स है और ये हिंज है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एज अ होल टोटल स्टिफनेस कितना है इसका, टोटल स्टिफनेस कितना होगा इसका, तो दिस प्लस दिस होगा ना, तो ये कितना होता है 4EI/L, ये इसका कितना होता है 3EI/L। ओके, इसमें देखिए ई क्या है, ई इस मेंबर का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और यहाँ भी वही है इस मेंबर का इलास्टिसिटी। आई क्या है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और एल इसका लेंथ है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो लेंथ नीचे है, लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा स्टिफनेस उतना कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फिर ये बेंड होने का टेंडेंसी रहेगा, ठीक है। तो टोटल स्टिफनेस इसका मैं क्या लिखूँ, दिस प्लस दिस, तो क्या हो गया 7EI/L हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना 7EI/L, वेरी गुड। अब बताओ कि अगर मैं इसका नामकरण करूं A, B और C, मुझे ये बताओ कि रिलेटिव स्टिफनेस अगर मैं बोलूं, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ AB, तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि AB का जितना स्टिफनेस है डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, ऐसा बोल दूं तो चलेगा। तो बताओ कितना है, KAB कितना होता है 3EI/L डिवाइडेड बाय 7EI/L। ओके, काट दूं, 3/7 आया, 3/7। ये क्या आया हमारा, ये आया कि जब आपका कोई यहाँ पे मोमेंट आएगा ना ऐसा M, तो इसका 3/7 हिस्सा इधर आ जाएगा और 4/7 हिस्सा को ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है, स्टिफनेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमने स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे वही सारी बातें ऐसे लिखी हुई हैं, बस आपको इस दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रीडिंग कर लेना अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एसएससी का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, PYQ है ये। देखिए क्या पूछा, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम, नियर एंड को रोटेट करने के लिए एक मोमेंट दिया गया थ्रू अ यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग फिक्स्ड, फार एंड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक, इतना मोमेंट दिया जा रहा है कि एक यूनिट रोटेट करे, मतलब स्टिफनेस को हिडन फॉर्मेट में लिख दिया इसने। ओके, द फार एंड बीइंग फिक्स्ड इज, अब फार एंड को फिक्स रखा है तो कितना देना पड़ेगा, तो इसके स्टिफनेस के बराबर, मतलब 4EI/L हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। ओके, फार एंड इज फिक्स्ड को पकड़ के सॉल्व कर देना था। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है इसरो साइंटिस्ट में पूछा हुआ 2023 का, ठीक है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इफ द फार एंड ऑफ द बीम इज हिंज्ड, फार एंड को हिंज कर दिया, हमने अभी याद किया है ना 3EI/L, तो कह रहा है कि देन फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इज इक्वल टू 3EI/L, फिनिश, डन। इसरो का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या हमने स्टिफनेस पढ़ लिया, वेरी गुड। क्यों स्टिफनेस पढ़ने आए थे, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो मीनिंग था उसके अंदर स्टिफनेस की ज़रूरत पड़ रही थी। हमने कैरी ये फिक्स्ड एंड मोमेंट तो पढ़ लिया, चलो अब फिक्स्ड एंड मोमेंट को आओ रिवाइज करते हैं। ये PL/8 इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या था PAB²/L², ठीक है, इसके लिए WL²/12। अब देखो ये याद कर लो, ये कैसे करोगे, तो 30 और 20 याद करो, WL² बाई, देखो ये पूरा अगर ऐसे था
तो यही तो यूडीएल था ये वाला केस, ठीक है ना। तो यूडीएल में क्या आ रहा था, 12 आ रहा था, लेकिन हमारा जब ये आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया तो थोड़ा कम हो जाएगा अब, तो नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो 20 और 30 याद करो, 20 और 30, WL² 20 और WL²30। ऑब्वियसली है ना कि यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे लोड इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, तो इधर क्या होना चाहिए, WL² 20 होना चाहिए, इधर नीचे कम वाला रहेगा तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना, और यहाँ WL² 30 हो जाएगा। ठीक बात है, याद हो गया। तो 20 30 याद हो गया। चलो अब वापस बाद में आएंगे, ये WL² 20 और WL²30, WL²12, P इधर के लिए है तो ये वाला B इंटू बी मतलब B² A डिवाइडेड बाई टोटल L², ये PL/8। फिक्स्ड एंड मोमेंट तो हमने देखा, MDM पढ़ना शुरू किए थे, इसके अंदर में हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट का बात कर लिया। फिर स्टिफनेस निकालना है हर मेंबर का, जिसमें लिखा है कि अगर फिक्स्ड है तो 4EI/L, हिंज्ड है तो 3EI/L, इसको याद कर लिया। तो देखो इसका स्टिफनेस क्या होगा, 4EI/L, 4EI/L। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए उसके बाद बोला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो। क्या हमने अभी इसका बात कर लिया कि स्टिफनेस ऑफ मेंबर एट अ जॉइंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर एट जॉइंट, ये भी हमने बात कर लिया ना। इसी को हमने रिलेटिव स्टिफनेस भी बोला, ठीक है। चलिए, सॉरी, रिलेटिव स्टिफनेस मैंने आपको ये बता दिया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। रिलेटिव स्टिफनेस जो है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय बैड। रिलेटिव स्टिफनेस जो है वो आप कहोगे कि जितना भी आपका स्टिफनेस है ना, स्टिफनेस किसी भी मेंबर का, उसको डिवाइड कर दो 4E से, ठीक है। तो देखो 4EI/L, फिक्स्ड वाले केस का रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, 4EI/L डिवाइडेड बाई 4E, कट गया कट गया, I/L बचा ना, I/L, ठीक है। यह फिक्स्ड के लिए हो गया। और हिंज के लिए क्या होगा, हिंज के लिए होता था 3EI/L डिवाइडेड बाई 4E, तो क्या होगा, E से E गया तो 3/4 I/L, ओके डन। देखो तो रिलेटिव स्टिफनेस आप इस तरीके से याद रखोगे, डन। आगे बढ़े, रिलेटिव स्टिफनेस यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा है तो आपने तो सीख लिया ना। अच्छा लिखा है रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर बाय सम ऑफ ऑल द मीटिंग जॉइंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा ऐसे कर लो, रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि स्टिफनेस डिवाइडेड बाय 4E, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से फिक्स्ड के लिए क्या आ रहा था, I/L, है ना, और हिंज के लिए क्या आ रहा था, 3/4 I/L, ओके डन। चलो अब देखो, मजाक मजाक में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी सीख लिया, क्वेश्चन भी आपको करवाया मैंने। चलो क्या क्वेश्चन ऊपर कोई छूटा है, नहीं छूटा ना, यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्टिफनेस समझ में आ गया कि किसी मेंबर का स्टिफनेस और दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में कितना है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब भी ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, relative stiffness of a member at a joint whose farther end is hinged और simply supported। अगर farther end hinged होता है तो उसका relative stiffness कितना होगा, अभी निकाला ना हमने कि 3EI/L तो होता ही है और डिवाइडेड बाई 4E करेंगे तो ये गया 3/4 I/L, यह आंसर है आपका, ठीक है। ओके यहाँ लिख दूं कि रुको, relative stiffness is equal to stiffness divided by 4E, therefore hinge के लिए क्या आ गया, 3EI/L divided by 4E equal to 3/4 I/L, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्या आगे बढ़ जाएं,
आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैरी ओवर मोमेंट। देखो कैरी ओवर मोमेंट क्या है बेसिकली, इन नटशेल समझ लो। देखो अगर मान लो कि ऐसे ये हिंज रख लेते हैं अभी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये फ्री टू रोटेट है, मतलब हिंज है यहाँ पे, और ये ऑपोजिट एंड अगर ऐसा रहता है, ओके, या हो सकता है कि ऑपोजिट एंड ऐसा हो, या हो सकता है कि ये एंड ऐसा हो सकता है ना ये चीज़, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लोड देंगे ना, ये हिंज है, हिंज, जब यहाँ पे हम मोमेंट देंगे तो इस मोमेंट का कितना हिस्सा यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ तक, ये हो गया कैरी ओवर मोमेंट। बस यही इसका मीनिंग है, ठीक है। पढ़ो, देखो द कैरी ओवर मोमेंट, हम कहाँ पे हैं, पहले रुक जाओ, फ्लो में रहो। ये देखो स्टिफनेस हमने कर लिया ना, स्टिफनेस क्या था, के इक्वल टू एम बाई थीटा, और याद क्या रखना था इसमें कि फिक्स के लिए कितना, हिंज के लिए कितना, है ना। इसके लिए क्या था 4EI/L, इसके लिए था 3EI/L। ओके, रिलेटिव स्टिफनेस में क्या आ गया, I/L फिक्स के लिए, और हिंज के लिए क्या आया 3/4I/L। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस हमने देख लिया क्या होता है, स्टिफनेस बाई 4E होता है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कैरी ओवर मोमेंट पे हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको बस यहाँ लिख रहा हूँ कि K/4E। ओके, चलो कैरी ओवर मोमेंट का मतलब क्या है कि आपका इस एंड पे कितना मोमेंट ये ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, तो जितना मोमेंट ट्रांसफर होगा उसी को बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। अब मुझे याद करना, डायरेक्ट मेरे हिसाब से याद करना, देखो स्पेशल केस जो लिखा है ना यही पूछा जाता है एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। तो देखो जब तुम्हारा ये हिंज है और यहाँ फिक्स है तो आधा चला जाएगा इसमें, m/2, याद हो गया m/2। चलिए कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा m/2। अगर दोनों हिंज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा मोमेंट, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये रोटेट है, फ्री टू रोटेट है ना, तो ठीक है नहीं जाएगा, पूरा पूरा रोटेशन हो जाएगा, तो उसका कितना होगा कैरी ओवर मोमेंट, 0। 0 कब है, जब आपका ये दोनों हिंज्ड है, ठीक है ना, 0 हो गया। चलिए ये एक स्पेशल केस बनता है जिसको याद रखना, कभी कभी पूछा गया है कि अगर बीच में आप हिंज इंट्रोड्यूस करते हो, इस वाले केस में जब एक एंड आपका फिक्स्ड है दूसरा एंड हिंज्ड है, तो बीच में एक इंटरनल हिंज अगर इंड्यूस करते हो तो किस तरीके से मोमेंट, कितना मोमेंट जाएगा, तो देखो कितना जाएगा, यहाँ पे निकालना है ना हमें, तो इसके पास वाला ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और नीचे में ये वाला रहेगा, मतलब MB/A। अब मुझे बताओ कि अगर B और A बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये और ये बराबर है, मतलब हिंज बिल्कुल बीच में लगाया गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच में जैसे हिंज लगाया गया तो पूरा का पूरा मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, M है ना ये, और ये भी M है, पूरा पूरा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है अब आज से, कि कैरी ओवर मोमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैरी ओवर मोमेंट में आपको क्या याद रखना है। देखिए इसमें आपको 3 चीज़ याद रखनी है। अब पहला क्या है कि ये हिंज ऐसे लगा है तो कितना जाएगा m/2। ओके, दूसरा क्या है, हिंज और फिर से हिंज, ओके, तो कितना जाएगा 0। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ये बीच में हिंज और फिर फिक्स्ड, ओके, ये A ये B, तो कितना जाएगा MB/A। इसका स्पेशल केस क्या बनेगा, इसका स्पेशल केस बनेगा कि अगर बीचों बीच यहाँ से अगर M जा रहा है तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा ये लिखा गया है, ठीक है, ओके। चलिए इसका स्पेशल केस बनेगा कि अगर सेंटर पर ही लग जाता है, इफ A इज इक्वल टू B, तो कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू M ही हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज़ बच गया बस कि कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर क्या ही होगा, जितना मोमेंट लगाए और कितना पहुंचा इसका रेशियो, मतलब m/2 डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट, कटिया 1/2, तो इसके लिए 1/2 है, इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलो क्वेश्चन बनाए, आओ देखो, कह रहा है continuous beam, in a continuous beam a moment of this much 20 kilonewton, just a second, 20 kilonewton is applied at the left end of a member, what is the moment carried over the other end। मतलब कह रहा है continuous beam है, 20 किलोन्यूटन का मोमेंट आपने दिया है, ऐसे बीम है, सॉरी ये बीम है, हमने 20 किलोन्यूटन मीटर का दिया है लेफ्ट एंड पे,
अब मोमेंट कैरिड ऑन द राइट हैंड कितना जाएगा, आधा जाएगा ना, फिक्स्ड है ना, तो हाफ जाएगा, 20 का हाफ 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे कंटिन्यूस की जगह पे ये लिखना चाहिए था, फिक्स्ड बीम लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यार अभी बताया मैंने, कुछ होता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बस ये था कि कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मान लो फिक्स्ड है, ये हिंज है, ये भी फिक्स है, ये हिंज है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे एम लगाया गया, ऐसे एम लगाया गया, तो भैया इसका टोटल स्टिफनेस मतलब इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा मोमेंट, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, m1:m2:m3:m4, ये इक्वल टू होगा अपना स्टिफनेस के हिसाब से K1:K2:K3:K4, यही है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला भी और सब कुछ। ठीक है, जितना स्टिफनेस होगा उसके हिसाब से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। और क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, देखो क्या बोला कि एक आपका बीम है ABC जिसका 5 मीटर का स्पैन है, तो लो 5 मीटर का स्पैन का बीम बना दूं, सॉरी इसको थोड़ा छोटा करूं, ये आपके 5 मीटर बड़ा स्पैन का बीम है। ठीक है, फिक्स्ड है दोनों साइड। ओके, चलिए आपका क्या बोल रहा है, AB 5 है, ये टोटल 5 है, एंड BC AB और अच्छा यहाँ पे भी सपोर्ट है, मतलब ऐसे सपोर्ट है, AB 5 है, थोड़ा इधर बनाओ, ये 5 है, ये A है, ABC, ये 5 मीटर है, ये 7 मीटर है। ठीक है, बोथ एंड आर फिक्स। ठीक है, द स्टिफनेस AB इज 40, इसका स्टिफनेस दिया है K बराबर 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका K दिया है क्या, K1 है, K2 क्या दिया है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट B, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो फॉर मेंबर AB, मतलब इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सोचो इस जॉइंट का टोटल स्टिफनेस कितना आएगा 40 + 60 मतलब 100 टोटल स्टिफनेस, और AB का कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर, मैं लिख दूँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AB कितना होगा, सोच लो, 40 था ना इसका, डिवाइड बाय टोटल कितना आ गया 0.4, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। देखिए आपसे UPPCL JE में क्या पूछा गया कि द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मेंबर मीटिंग एट ए स्ट्रक्चरल जॉइंट टू द सम ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर, यही तो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, था ना। चलिए, इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड the sum of the distribution factor for all the members meeting at the joint is always equal to 1 के बराबर होगा, क्योंकि क्या कर रहे थे, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय टोटल, तो ऊपर वाला मैक्सिमम क्या ही हो सकता है, टोटल हो सकता है, टोटल बाय टोटल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्वेश्चन और देख लो क्या है कि द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड, कैरी ओवर फैक्टर आपसे पूछ रहा है प्रिज्मेटिक मेंबर जो कि फार एंड इसका फिक्स्ड है, फिक्स एंड वाले पे कितना जा रहा था बताओ जरा, m/2 जा रहा था ना, m/2 जा रहा था ना ये m का, तो फैक्टर क्या हो गया, m/2 डिवाइडेड बाई m मतलब 1/2 मतलब 0.5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लो किसका है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ रिपीट हुआ, इसरो में रिपीट हुआ, पिछले साल इसरो का फिर से क्वेश्चन। ओके, AE में पूछा गया गुजरात में, ACF और FRO के एग्जाम में पूछा गया राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। ओके, तो ये देख लो ये स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये है आपका PYQ SSC का, देखिए in the moment distribution method the ratio of moment shared by a member to the applied moment at the joint, वही बात जो अभी बताया कि जितना मोमेंट अप्लाई किए उसका कितना हिस्सा इसमें गया, तो वो क्या होता है, वही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जितना रिलेटिव स्टिफनेस होता है उसी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। देखो जब आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ मेंबर डिपेंड्स ऑन, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है, अब भी हमने बात करी है स्टिफनेस, ओनली स्टिफनेस, लोडिंग की कोई बात की क्या, नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर डिवाइडेड बाय K टोटल, यही तो था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इस किस पे है, K स्टिफनेस, ओनली स्टिफनेस, डन। आगे बढ़ जाए, ये देखो किसका है, MPSC MES का क्वेश्चन है, आगे बढ़े। देखो
ये यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया। यूपीएससी ने एक सेपरेट एग्जाम लिया था 2021 में, उसमें पूछा गया ये। क्या पूछा है देखो, दो मेंबर है, टू मेंबर ऑफ अ फ्रेम, कोई फ्रेम है जिसमें दो मेंबर है, ओके, रिजिडली कनेक्टेड विथ ईच अदर एट अ पॉइंट, किसी जगह पे रिजिडली कनेक्टेड है, ये दो मेंबर हो गए, ठीक है। द अदर को बनाते जाता हूँ, ऐसे रखो, एक मेंबर, दो मेंबर, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर कह रहा है द अदर एंड ऑफ वन मेंबर इज फिक्स्ड, एक मेंबर फिक्स्ड है, एंड फॉर सेकेंड मेंबर इज हिंज्ड, सेकेंड मेंबर पे ये वाला हिंज्ड है, ठीक है। कह रहा है कंसिडरिंग सेम लेंथ एंड सेम प्रॉपर्टी, मतलब इसका के और इसका के सेम हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द मेंबर एट द ज्वाइंट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा तो बता दो भैया, इस तो अभी बताया था मैंने करना, इसका 4EI/L होता है, इसका 3EI/L होता है, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल 7 हो गया। और पूछा किसका है, व्हाट विल द डिस्ट्रीब, अच्छा तो देखो फिक्स्ड एंड वाले का कितना हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 4EI/L डिवाइडेड बाई टोटल, मतलब 7EI/L, तो 4/7 आ गया ना, कट गया, क्या आ गया 4/7, ओके। यहाँ वाले का क्या आ जाएगा 3EI/L डिवाइडेड बाई कितना है ना 7EI/L, तो 3/7 आ जाएगा उधर, कटेगा, कट गया, कट गया। तो इसका आ गया 3/7 और इसका आ गया 4/7। तो ऑप्शन में देखो क्या है, मेंबर विथ फिक्स्ड एंड का होगा 4/7 है ना, है, एंड मेंबर विथ हिंज 3, यही आंसर है, टिक मार दूं। चलो आगे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है UP SSC JEE में पूछा हुआ, क्या पूछ रहा, कैरी ओवर फैक्टर पूछ रहा है फॉर अ बीम हिंज्ड एट बोथ एंड्स, ये लो दोनों एंड पे हिंज्ड है, तो क्या होता था 0, यहाँ 0 जाता था मोमेंट, तो कैरी ओवर फैक्टर भी 0, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आपका ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यहाँ पे फिनिश होता है, और आपने ये याद कर ही रखा है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट पे देखो कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कह रहा है इफ अ पॉइंट लोड, एक पॉइंट लोड है, ये आपका PYQ है SSC का, ठीक है। देखो इफ अ पॉइंट लोड एक्टिंग एट द मिड स्पैन ऑफ द फिक्स्ड बीम, देखो समझ समझ के बनाओगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं रहता है इन चीज़ों में। देखो क्या बोला इसने, सोल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है इफ अ पॉइंट एक्टिंग ऑन अ मिड स्पैन ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, एक बीम है, ये फिक्स्ड है दोनों तरफ, और इस पे एक लोड लगा है जो कि सेंटर पे लगा है, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट लोड है, कह रहा है कि प्रोड्यूस करता है फिक्स्ड एंड मोमेंट 60 किलो न्यूटन मीटर का, मतलब यहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो 60 किलो न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन आपका कि देन द सेम लोड स्प्रेड ओवर इंटायर स्पैन, ये लो इसी लोड को पूरे स्पैन पे, यहाँ मैं बना रहा हूँ सेकंड केस, इसको क्या किया गया कि इसी लोड को, इसका जो इंटेंसिटी थे ना लोड का, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे पे, ठीक है। तो मान लो इसका इंटेंसिटी निकल के आता है W, तो मैं इसको अगर P है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो W इंटू L है, क्योंकि ये टोटल लेंथ L है ना, ये L है टोटल लेंथ, ठीक है, तो W इंटू L इज इक्वल टू P हो जाएगा, ऐसा मैं बोल दूँ, P इज इक्वल टू WL होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया ना कि इसी लोड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि द सेम लोड यूनिफॉर्मली ओवर द प्रोड्यूस फिक्स्ड एंड मोमेंट, अब पूछ रहा फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आएगा इसमें, ये कितना आएगा, ये सवाल है आपका, ये मोमेंट ही कितना आएगा, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ रखा है ना कि फिक्स्ड एंड मोमेंट जब UDL होता है तो होता है WL²/12, ये तो हमने याद कर रखा है, तो ये होना तो चाहिए WL²/12, ये तो बात ठीक है। और ये कितना होना चाहिए था, PL/8, क्या बोला मिड स्पैन पे लगा है, बताया ना, PL/8 होना चाहिए। अब PL/8 कितना के बराबर है, 60 के बराबर है, तो चलो लिख दो P बराबर कितना हो जाएगा 60 × 8/L, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मूविंग फॉरवर्ड इस केस में P इज इक्वल टू WL है, ठीक है, मतलब W को मैं लिख दूं P/L, तो देखो W को लिख दिया P/L और यहाँ किया L²/12, यही तो आएगा आपका, यही तो आएगा, क्या आएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, यही तो है। अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करो, देखो P की वैल्यू क्या है 60 × 8/L, तो क्या लिखूँ 60 × 8/L
और ये वाला एल अलग से तो है ही, तो एक एल और आएगा यहाँ इनटू एल का स्क्वायर, ये वाला एल का स्क्वायर, ठीक है, बाई 12। तो देखो एल एल स्क्वायर से कट गया, 12 5 60, कितना आया 40। ये आपका आ गया फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है 40। तो यही आंसर हो गया आपका 40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो, फिक्स्ड एंड मोमेंट का क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, और एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, ठीक है। आपका किस्मत अच्छा है अगर वो डायरेक्ट पूछ लिया, जैसे ये 18-19 में पूछा था। देखो ये वाले सेशन में थोड़ा सा ये 17 में पूछा था, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, इसको सॉल्व करना पड़ा। वैसे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हुआ। ये देखो डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया है। क्या पूछा कि फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, ये वाला कंडीशन पूछ लिया इसने। हमने 6 कंडीशन आपको बताया याद करने के लिए, ये वाला पूछ लिया। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होता है भैया, इसमें क्या ही बात था। डन, आगे बढ़े। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन है, इसको तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना। चलो, अगर नहीं बनेगा तो अभी मैं जो नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो जब मैं डालूंगा एसएससी पीवाईक्यू वाले बैच में, प्लेलिस्ट में आएगा इसका ओवरऑल सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पीवाईक्यू बनाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं है, तो वो एक सेपरेट चल रहा है, वहाँ पे जाकर देख लेना, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगा हुआ रहता है वीडियो में, क्वेश्चन नंबर डला रहेगा, जाके देख लेना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन ये डायरेक्टली है, फिर आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट सही है। देखो यहाँ पे ये वाला कंडीशन जो होता है कि आपका अगर एक सपोर्ट सेटल कर गया कुछ यहाँ से डेल्टा, तो आपका कितना फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा और यहाँ पे होगा। उसके लिए फॉर्मूला आता है 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। ये डेल्टा है, इसको याद करो, ये फेवरेट है। मैंने 3 जो ऊपर में याद करवाया, और चौथा ये है, चौथे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये 4 अगर याद कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, बस यही इसका आंसर है, 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे आके आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फिनिश होता है। हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सारा कुछ देख लिया ना, किस तरीके से मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टिफनेस क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अब देखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखो एसएससी जेई के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का कोई रूल नहीं है। आपको जो याद रखना है, समझना है बात, वो बस ये है कि ये जो एक मेथड है, ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर ही था ना एमडीएम एसडीएम, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में एज इट इज, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है थ्योरी, किसी को पढ़ने का मन है बिल्कुल पढ़ो, पर मेरा एडवाइस मानो। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, बड़ा सा क्वेश्चन, जो कि थियोरेटिकल एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में कोई चांस ही नहीं है इससे क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। मैक्सिमम वो जो पूछ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं कि भैया ये कौन सा मेथड है। तो ये आपका मेथड जो है, ये मेथड है आपका इनडिटर्मिनेट को निकालने का डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें हम कैसे निकालते हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपसे ये फॉर्मूला पूछ लेंगे अलग अलग करके। मतलब एक ऑप्शन में 2 लगा देंगे, अगले ऑप्शन में यहाँ पे 2 हटा के यहाँ 4 लगा देगा। इस तरीके से शिफ्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी मिला तो इसको देखना, नहीं मिला मत देखना, ठीक है। अब देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस एक बता देता हूँ, उसके बाद कोई मतलब नहीं है इसको ध्यान रखने का, ठीक है। एक बार बस सुन लेना 2 मिनट के लिए। देखो क्या करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, पहले डीएसआई निकालो, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ अननोन वो हैं। यहाँ पे इनडिटर्मिनेसी नहीं, ये होना चाहिए कि आप तो के आई निकालो और डीएसआई दोनों निकालो, ठीक है। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कितना अननोन रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लो, जो हम लोग एमडीएम में भी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखो। हम लोग एमडीएम में क्या किया कि मोमेंट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा अपने आप को, इसमें वो निकाल लिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ और वहाँ से इक्वेशन निकलेगा,
उससे थीटा और डेल्टा निकाल लो। तो जैसे ही थीटा और डेल्टा निकला वैसे ही तुम्हारा सब कुछ कैलकुलेट हो गया। फिर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, खेल खत्म। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 चीज़ क्या याद रखना है कि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का तरीका है, और क्या है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ओके, और इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, मोमेंट इन ए बी इज इक्वल टू, अगर कोई मेंबर ऐसा है तो इस साइड से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ए बी। ओके, मोमेंट इन ए बी इज इक्वल टू 2EI/L ब्रैकेट 2 थीटा, जिधर से लिख रहे हैं उधर का ट्वाइस प्लस जिधर की तरफ जाना है उसका सिंपल थीटा भी, ठीक है, -3 डेल्टा/L प्लस मोमेंट एफ ए बी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिक्स्ड एंड मोमेंट तो हमें पता है ना, हमने रट रखा है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के अलावा इतना और मोमेंट आ जाएगा, बस ये निकाला जाता है, ठीक है। मोमेंट इन ए बी कितना होगा, इस ए बी मेंबर में कितना मोमेंट होगा ये निकाला जा रहा है। ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे इतना तो खैर होता ही है, जितना होता है वो होता ही है, इसके लिए इतना और आएगा। इस तरीके से निकाल के और सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपका क्लियर है, ठीक है। किसी टॉपिक में ज़्यादा घुसो मत। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि क्वेश्चन करवा देना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो देखो ऑलरेडी 10 लेक्चर के आसपास हो गया ना स्ट्रक्चर का। करवाने जाऊंगा और एक लेक्चर पड़ जाएगा बेकार का। उसमें करवाऊंगा क्या, एक क्वेश्चन करवाऊंगा ईएससी का जो कि न्यूमेरिकल पूछा गया है, मतलब लंबा सा क्वेश्चन। उसमें बेकार में टाइम लगेगा, कभी आना नहीं है एग्जाम में आपके, ठीक है ना, मेंस में आएगा ना प्रीलिम्स में आएगा। चलो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो पॉइंट टू रिमेंबर डायरेक्टली, ये समझना और आपका चैप्टर फिनिश है ये। चलिए, ये आपका टेबल दिया हुआ है फिक्स्ड एंड मोमेंट का, ठीक है, ये भी वही है। ओके, चलिए देखिए, डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है, एक इसको अभी होल्ड पे रखो, ये देखो 3 मोमेंट इक्वेशन किसने दिया, क्लेपरॉन ने दिया। ये आपका PYQ है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। PYQ है ये, एज इट इज याद रखना है इसको। डन। चलो यहाँ देखो कुछ और मेथड्स जो आपको याद रखने हैं। क्लेपरॉन ने क्या दिया, 3 मोमेंट। आयलर ने क्या दिया, कॉलम का थ्योरी। ये आपने सोम में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, जब सोम स्टार्ट होगा तो पढ़ेंगे। मोहर ने दिया था मोमेंट एरिया मेथड। ये दोनों मेथड स्टैटिकल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए आप पढ़ रहे होते थे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पढ़ा, हार्डी क्रॉस पढ़ा ना। 3 मोमेंट इक्वेशन किसने दिया, क्लेपरॉन ने। ये आपका PYQ है तो याद रखो। इसलिए जो भी मेथड्स है उसका नाम बस याद रखना ज़रूरी है आपके लेवल पे, मेथड्स ऑफ एनालिसिस के दिस वाला। देखो, द कंसंट्रेटेड लोड P इज सपोर्टेड बाय द फ्री एंड ऑफ अ क्वाड्रेंटल रिंग। एक क्वाड्रेंटल रिंग है, मतलब इस तरीके का रिंग, इसका क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ इतना हिस्सा, ये हिस्सा, ओके, ये हिस्सा, ठीक है। तो देखिए, इस हिस्से के बारे में आपसे बात किया गया और क्या बोला गया, इस हिस्से के बारे में आपसे बात करके बोला गया कि इसका एक एंड को फिक्स किया हुआ है, ऐसे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लोड लगाया हुआ है ऐसे। तो ऑब्वियसली यार जब ऐसे लोड लगेगा तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा हो जाएगा। तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच गया ना इस डायरेक्शन में ये, तो इसी को तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा H बोल सकता हूँ। और यह पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, इसको क्या मैं डेल्टा V बोलूँगा, ठीक है, डेल्टा V। अब डेल्टा H का जो फॉर्मूला होता है, हमसे देखो क्या पूछा इसने, पूछा कि फ्री एंड ऑफ द क्वाड्रेंटल रिंग ए बी होज एंड बी इज फिक्स्ड। ये एंड बी है, ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ एंड ए इज, एंड ए जो है ये हमारा एंड ए था, इसका वर्टिकल मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा एच आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जिसका पार्ट था ना, ये इस तरीके का था ना, इसका पार्ट था, तो ये जो इसका रेडियस आर है, या आर है, ठीक है। अब देखो डेल्टा वी होता है P R क्यूब
बाई 2EI। यहाँ लिखूं, डेल्टा एच होता है PR³ बाई 2EI इंटू पाई बाई, सॉरी एच लिख रहा हूँ ना, ये बस। V होता है PR³ बाई 2EI इंटू पाई। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस क्या याद रखना है, देखो, डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल लिखूंगा ना, PR³ बाई 2EI, यहाँ तो वर्टिकल था तो पाई बाई 2 भी आएगा। तो देखो ये इससे कट जाएगा तो बचा क्या, पाई बाई 2 बचा ना। यही आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ किया इसने, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, ओके ओके। तो हमारे तरफ से ये टॉपिक एंड होता है अब, और आई होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। जिन्होंने टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ज्वाइन नहीं किया, वो लोग टेलीग्राम में आ जाओ, क्योंकि ये नोट्स वहीं पे मिलेगा ये। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने किया हुआ है, तो आपको बहुत इजी होगा करना, रिवाइज करना, वरना भटकते रहोगे ये टॉपिक के लिए। ये टॉपिक बहुत परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, देखिए हमने ये कर लिया है ना, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, और ट्रस हो चुका है। अब सिर्फ आर्चेस बच गया है ना, सिर्फ आर्चेस बच रहा है। इसको भी नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे, ओके। और हमारा ये आउट ऑफ 300 मार्क्स, मतलब 100 प्रीलिम्स का और 400 और 300 मेंस का, इस आउट ऑफ 400 मार्क्स से हमारा 40 to 50 मार्क्स कवर हो चुका बस। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन।